मेरे दो भाइयों की एक दुल्हन, यह रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बहारपुर की सच्ची कहानी। मेरा नाम रूपा है। मैं अपने माता पिता की एक छोटे से गांव में रहती। मेरा बचपन एक डरावने सपने के जैसा था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को भूल नहीं सकी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और मैं अपने ही घर में कैदी कर बन कर रहूं। इसलिए मेरी माँ ने मुझे सब लोगों से छुपाकर मेरी बुआ के घर भेज दिया। मेरे बुआ और फूफा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर समझा। मुझे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। अब मैं शहर में ही एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत कम बोलती थी, मुझे लोगों में ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं था। मैं सुबह अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को घर लौट कर आती। घर आकर मेरी बुआ मुझे खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाती। फिर हम दोनों बातें करते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हमें पता भी नहीं चलता था। और फिर फूफा जी ऑफिस से घर आते। वह मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते, लेकिन फिर मुझे अपने अतीत की याद आ जाती और मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती। एक दिन हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया। वह बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। ऑफिस की सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती रहती, लेकिन वह किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। एक दिन मुझे उसके कैबिन में किसी काम के लिए जाना पड़ा। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो सर ने पूछा, कौन? मैंने कहा, सर मैं रूपा। आपने मुझे यह फाइल दी थी, मुझे इसके पिछले रिकॉर्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वह फाइल लेकर मुझे समझाने लगे और मैं उनकी तरफ देखने लगी। वह सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। इतनी देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे पूछा, हेलो रूपा, तुम किसके ख्यालों में गुम हो गई? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आई और मैंने कहा, सर मुझे सब कुछ समझ आ गया। मैं अब सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। मेरा दिल तो उसी दिन मैनेजर विक्रम पर आ गया। मैं अपनी सारी बात अपनी बुआ से शेयर करती थी, उनके अलावा और कोई नहीं था। जब मैंने बुआ को विक्रम के बारे में बताया तो बुआ ने कहा कि अब तुम्हारी यही ज़िंदगी है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। विक्रम अब मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करती थी। वह कंपनी की हर बात मुझसे शेयर करने लगे। एक दिन मैं उनके कैबिन की तरफ जा रही थी। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। मन ही मन में कुछ सोच रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं सोच रही थी, काश वह मेरी तरह ही सोच रही हूँ। जो मेरे दिल में है वही भगवान इसके दिल में भी डाल दे। आज बुआ के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। फूफा जी के फ्रेंड्स आए हुए थे। मैंने आकर देखा तो मोबाइल नहीं मिल रहा था। मैंने बुआ जी से पूछा तो बुआ जी ने कहा कि कॉल करके देख लो। जब मैंने कॉल की तो आगे से जो आवाज़ आई उसे सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि सर आप तो। विक्रम ने कहा कि आप जल्दी जल्दी में अपना मोबाइल कैबिन में ही छोड़ गई थी। अगले दिन जब मैं सर के कैबिन में मोबाइल लेने के लिए गई तो सर ने मोबाइल के साथ साथ एक लेटर भी मेरे हाथ में पकड़ा दिया। यह देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से उनके कैबिन से बाहर निकल आई। बाहर आकर मैं अपने काम पर लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस लेटर में क्या लिखा है। जैसे तैसे घर पहुंचकर कमरे में जाकर मैंने वह लेटर खोला। लेटर में एक विक्रम सर ने अपने दिल का इजहार किया था। जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा था। मैं बहुत खुश थी। दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का भी डर था। उसी वक्त बुआ वहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि रूपा क्या हुआ, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। तो मैंने बुआ को बताया कि बुआ विक्रम ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और कहने लगी, इतनी सी बात पर तुम घबरा क्यों गई? मैंने अपनी लड़खड़ाती जबान से कहा कि क्या आप जानती हो कि मैं शादी कैसे? इतने में बुआ ने मेरी बात काटते हुए कहा, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोली है। इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है और तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो। मैं तुम्हारे फूफा जी से बात करती हूँ, वह भी मान जाएंगे। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन विक्रम खुद मेरे घर मेरी शादी के लिए हाथ मांगने आया। वह फूफा जी से कहने लगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी शादी की बात खुद करने आया हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते।
बुआ फूफा जी को तो विक्रम इतना पसंद आया कि उन्होंने फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन मेरे मन में अभी भी कहीं ना कहीं डर छुपा हुआ था, जिसकी वजह से मैंने शादी के लिए ना कर दी। लेकिन बुआ और फूफा जी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे समझा बुझा कर इस शादी के लिए राजी कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयाँ बज रही थी, लेकिन मेरा दिल कांप रहा था। मैं सोच रही थी कहीं मेरा अतीत विक्रम के सामने ना आ जाए। विक्रम की मोहब्बत ने मेरे अंदर से अतीत का डर निकाल दिया। शादी की तारीख भी तय हो गई। देखते देखते मेरी और विक्रम की शादी भी हो गई और मैं विदा होकर उनके घर आ गई। सब कुछ मेरे सपने जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थी। अब मुझे विक्रम के घर को संभालना था। विक्रम भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते। शादी के पहले ही रात मैंने विक्रम से वादा लिया और विक्रम ने भी अपनी आखिरी हद तक इस वादे को निभाने के बारे में कहा। मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी मोड़ आएगा कि मेरी और विक्रम की मोहब्बत कमज़ोर पड़ जाएगी। विक्रम और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। एक दिन हम रात को खाना खा रहे थे तो विक्रम ने मुझसे कहा कि रूपा, मुझे कंपनी की तरफ से 2 महीने की छुट्टी मिली है, हम कहीं घूमने चलते हैं। बताओ तुम कहाँ घूमना पसंद करोगी? मैंने विक्रम को कहा कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो विक्रम ने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हम आपके माता पिता के पास चलते हैं। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। यह सुनकर विक्रम बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। विक्रम ने कहा कि वह गाँव में रहते हैं। मुझे पढ़ने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने मुझे शहर भेज दिया। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले बिना, लेकिन मेरी फ़ोन पर उनसे बात होती रहती है। मैंने हमारी शादी के बारे में भी उनको बता दिया। फिर मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। विक्रम ने ट्रेन की टिकट कटवा ली। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा बाहर एक आदमी खड़ा है। उसने मुझसे कहा कि यह टिकट है, विक्रम सर ने भेजी है। मैंने अंदर आकर वह टिकट देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। इतनी देर में विक्रम आ गए और वह कहने लगे, रूपा कहाँ खो गई, सब ठीक तो है ना? मैंने उनसे कहा कि हाँ सब ठीक है। मैंने अपना पसीना पोंछते हुए कहा कि विक्रम, क्या हम कुछ दिनों के बाद वहाँ नहीं चल सकते? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विक्रम मेरे लिए परेशान हो गए और कहने लगे कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है। मैंने कहा कि आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कमरे में जाकर मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैंने अपनी बुआ के पास फ़ोन मिलाया, लेकिन बुआ ने फ़ोन नहीं उठाया। मैं सोच रही थी कि अब मैं विक्रम को कैसे मना करूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या पता मुझे कुछ गलतफहमी हुई हो, ऐसा ना हो जो मैं सोच रही हूँ। मैंने जाने के लिए विक्रम से हाँ कर दी। विक्रम बहुत खुश हुआ। मैं सारा रास्ता परेशान रही। जैसे ही ट्रेन रुकी हम ट्रेन से उतरे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे चक्कर आने लगे। विक्रम ने मुझे संभाला और मुझे वहीं स्टेशन पर ही बैठा दिया। विक्रम ने कहा कि तुम्हारी वाकई तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी यहाँ आना नहीं चाहिए था। मैंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तब हम गांव की तरफ चल दिए। जैसे जैसे हम विक्रम के घर की तरफ जा रहे थे, मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था। मेरे पसीने छूट रहे थे। किस्मत मेरे साथ कैसा खेल खेल रही थी। जब हम घर पहुँचे तो जिस आदमी ने दरवाज़ा खोला उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह आदमी विक्रम के पिता थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर कर लिया और मैं खांसने का नाटक करने लगी। विक्रम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने विक्रम से कहा कि कुछ नहीं, बचपन से ही मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है और गांव में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, इसलिए मुझे अपना फेस कवर करके रखना पड़ेगा। विक्रम बोला चलो ठीक है, अंदर आओ। विक्रम अपने पिता से मिलकर बहुत खुश था। फिर हम अंदर गए तो अंदर एक बूढ़ी औरत थी। उसे औरत को भी देखकर मैं दंग रह गई। मैंने अपना फेस और भी अच्छे से ढक लिया। विक्रम ने सबको बता दिया कि मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। विक्रम की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और कहने लगी कि लगता है भाभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए हमें अपना मुँह नहीं दिखा रही। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर हम टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे। सब लोग साथ में बैठकर बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन मैं डरी और सहमी बैठी थी। विक्रम ने कहा कि राजीव कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वह नज़र नहीं आ रहा। यह सुनकर तो मुझे सदमा लगा और मेरे हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर मेरी ननंद बोली,
लगता है भाभी देवर का नाम सुनकर चौंक गई हैं। तब मेरी सासू माँ कहने लगी कि बस भी करो रायमा, जब से भाभी आई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो। माँ कहने लगी कि नहीं माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर मेरे ससुर कहने लगे कि राजीव किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ है, उसकी शादी भी हो गई है, वह अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया है ताकि उसके साथ भी थोड़ा घूम फिर सके। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने अपने चेहरे से वह मास्क हटाया और अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, मेरे अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतने में ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने तुरंत वह मास्क लगा लिया। देखा तो विक्रम आए थे। वह मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगी। मैं विक्रम को खोने से डर रही थी। मैं जाकर अपने कमरे में ही रहती ताकि मैं बाहर जाऊं तो वे लोग मेरा चेहरा देखने की जिद ना करें। राजीव भी आज वापस आने वाला था। यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। जब से मैं इस घर में आई हूँ, मेरी ननंद कुछ अजीब सी बातें करती है और फिर वह कह देती थी कि मैं तो मजाक कर रही थी। जब राजीव के आने का समय हुआ तो मैं बुखार का बहाना लेकर कंबल ओढ़ कर लेट गई। राजीव और उसकी पत्नी से आने से घर वाले बहुत खुश थे। जब वह मुझसे मिलने कमरे में आए तो मैंने अपना मुंह नहीं दिखाया। विक्रम कहने लगा कि इसकी कल से ज़्यादा तबीयत खराब है, जल्दी ही मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। राजीव ने कहा कि कोई बात नहीं, भाभी को आराम कर लेने दें, हम कल मिल लेंगे। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर यहाँ रह रही थी, लेकिन राजीव से मुझे बहुत डर लगता था। जब वह घर पर नहीं होता था तो मैं बाहर जाकर अपना फेस कवर करके घर वालों के साथ बैठ जाती थी। एक दिन मैं अपने खतरनाक अतीत के बारे में सोच रही थी और दूसरी तरफ सोच रही थी कि राजीव की बीवी कितनी सुंदर है। अचानक से मेरी ननंद मेरे कमरे में आ गई और मैंने अपना फेस कवर कर लिया। वह कहने लगी कि आपको डर है क्योंकि राजीव भाई की पत्नी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पता नहीं मेरी ननंद इस तरह की बातें मुझसे क्यों करती थी। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे दवाइयों का कोर्स पूरा होने के बाद मैं अपना फेस कवर नहीं करूँगी। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरी ननंद को सच्चाई तो पता नहीं चल गई। इतने में मेरे पति विक्रम आ गए और पूछने लगे कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि आज पहले से ठीक है। एक दिन विक्रम मुझसे कहने लगा कि राजीव मुझसे नाराज़ है। वह कहता है कि तुमने अभी तक अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई। मैंने बुआ को फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मैं सोच रही थी कि किस्मत ने मेरे साथ ऐसा क्यों खेल खेला। मेरे अतीत का यूँ अचानक मेरे सामने आ जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजीव का सामने आने का सुनकर तो मैं भाग जाती थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। दूसरी तरफ मेरी ननंद रायमा मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मुझे अजीबोगरीब सवाल करती रहती। वह मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। एक दिन राजीव ने दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। यह सुनकर तो मेरा दिल कांप गया। सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। मैं जल्दी से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई और मैंने विक्रम के पास फ़ोन किया कि मैं डॉक्टर के पास हूँ। आज तो मैंने खुद को जैसे तैसे करके बचा लिया और आज मुझे जल्दी से इस घर से जाना था। मैं विक्रम से कहती कि अब मैं यह रहना नहीं चाहती, यहाँ मेरा दिल घबराता है, मेरी तबीयत खराब रहती है। यह सुनकर विक्रम परेशान हो गई। एक दिन अचानक राजीव मेरे सामने आ गया और मुझे घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना फेस कवर कर रखा था। वह मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगा। मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया तो वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और विक्रम को बिना बताए वहाँ से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे से निकलने लगी तो मेरी ननंद ने मुझे खींच लिया। मैंने नज़रें झुकाए खड़ी थी। सब लोग मुजरिम समझ रहे थे। घर के सभी लोग भी वहाँ खड़े थे। रायमा कहने लगी कि मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन, इसकी क्या वजह थी? यह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीखने लगी और कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, यह झूठ बोल रही है। विक्रम ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मैं रोने लगी। किस्मत के हाथों में मजबूर थी। अब सबके सामने मेरा सच आने वाला था। विक्रम कहने लगा, यह सब क्या है? मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं राजीव की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद वही सच सबको बता दे, लेकिन राजीव की झुकी हुई नज़रों से मैं अंदाज़ा लगा चुकी थी कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैंने विक्रम से कहा कि इन सब की मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ।
यह सब भी है। वह कहने लगा, क्या मतलब? क्या मुझे कोई सच बताएगा? वह गुस्से से चीखने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगी और सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्लीज़ आप मेरी शादी को बचा लो। मेरी सिर्फ गलती इतनी है कि मैं अपने अतीत को भूल कर आगे बढ़ गई और मैंने विक्रम से शादी कर ली। सास को मुझ पर तरस आ गया और वह मुझे दिलासा देने लगी और कहने लगी कि यह लड़की सच कह रही है। हमने तुम्हें शहर भेज दिया तो गांव में एक अजीब सा दस्तूर चल पड़ा। माता पिता अपने बच्चों की बचपन में ही शादी कर देते। खासकर लड़की के पिता अपने सर का बोझ कम करने के लिए अपनी बेटियों की बचपन में ही शादी कर देते। इस लड़की की और राजीव की शादी बचपन में ही कर दी गई थी, लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो इस बचपन की शादी को नहीं मानते। तंग आकर या तो वे घर छोड़कर चले जाते हैं या फिर अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। इस तरह राजीव ने भी अपने बचपन की शादी को नहीं माना और वह रूपा को छोड़कर शहर चला गया। उसने वही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। रूपा यहाँ उसका इंतजार करती रही। गांव वालों ने रूपा को ताने दे देकर इसका जीना हराम कर रखा था। यहाँ तक कि इसके घर वालों ने भी इसका साथ नहीं दिया और फिर यह हमारे यहाँ आ गई, लेकिन इसको यहाँ भी चैन से नहीं रहने दिया गया। कुछ दिनों बाद राजू ने भी इसको भुला दिया और कहने लगा, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और फिर हमने भी इस लड़की को घर से निकाल दिया। यह दर दर की ठोकरें खाने लगी और फिर आगे का सच मैंने विक्रम को बताया कि फिर मेरी माँ ने अपनी बुआ के यहाँ भेज दिया। उसने कहा कि तुम अपने अतीत को भूल कर वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और कभी भी किसी को सामने यह सच मत आने देना। विक्रम कहने लगा कि इतना बड़ा सच तुमने मुझसे छुपाया। यह सब तुम्हारे गुनहगार हैं, लेकिन तुम मेरी गुनहगार हो। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी। तुमने एक बार भी मुझे यह सच बताना जरूरी नहीं समझा। तुम मेरे भाई की पत्नी थी और फिर मेरे साथ शादी कैसे कर सकती थी? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागीदार बना दिया। जब तुम्हारी पहले शादी हो चुकी थी तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? यह सब सुनकर मैं राजीव की तरफ देखी। राजीव घबराया हुआ था। वह सारा सच जानता था। शायद हमारे अलावा राइमा भी सारा सच जानती थी। मैंने राइमा को घूर कर देखा। तभी राजीव की पत्नी ने राजीव को थप्पड़ मारा और कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। राइमा रोने लगी और कहने लगी कि आप सब मुझे माफ़ कर दें, सारी गलती मेरी है। मैंने शुरू में ही भाभी का चेहरा देख लिया था और उनको पहचान भी लिया था। मैं उनका सच घर वालों के सामने लाकर उनसे बदला लेना चाहती थी। मेरी राइमा की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि वह क्या सच बताने वाली है। वह कहने लगी कि मैं और रूपा का भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन राजीव और रूपा की शादी सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। इन दोनों की वजह से हमारी भी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इनसे बदला लेना चाहती थी। जब मैंने इनको देखा तो मेरे अंदर सालों पुरानी नफरत जाग गई और मैंने इनसे बदला लेने का सोचा। लेकिन मैं सोच रही थी कि राजीव ही सबको सच बता दे। अगर वह सच न बताएगा तो इससे 3 जिंदगियां खराब हो जाएंगी। यह सोचते सोचते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। अगले ही पल मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर ने घर वालों को कहा कि आप इनका ज़्यादा ख्याल रखें, यह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। विक्रम की माँ मुझे संभालने लगी। विक्रम अपना सर पकड़कर बैठ गया। विक्रम ने कहा कि मुझे सारा सच बताओ। राइमा ने कहा कि गुनहगार राजीव है जो अब चुपचाप खड़ा है। विक्रम ने आगे बढ़कर राजीव को एक जोरदार थप्पड़ मारा। वह जमीन पर गिर गया और विक्रम के पैर पकड़कर कहने लगा कि सब गलती मेरी है। जब मैंने दूसरी शादी करने की सोची तो मैंने रूपा को डिवोर्स के पेपर भिजवा दिए। फिर यह मेरी पत्नी नहीं थी। मैंने रूपा के साथ बहुत गलत किया। यह सिर्फ आपकी पत्नी है और यह आपका बच्चा है। मैं रूपा का गुनहगार हूँ। राजीव ने मेरे पैर पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। इसके बाद उनके घर वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगी। राजीव ने कहा कि चलो भगवान का शुक्र है कि उन्होंने इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें।